नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है रीड के लिए जो टॉपिक लेके आए हैं ये सीडीपी के अंतर्गत है, जिसको जो है सिलेबस में बाकायदा दिया गया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा दस्तावेज, जो कि 2005 में जो है 2005 का ये दस्तावेज है, जिस पर आधारित जो है आपको रीड के एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ये ऑल जो है मतलब टीचिंग एग्जाम्स में जो है पूछा जाता है, मतलब चाहे वो रीड का एग्जाम हो, चाहे सीटेट का एग्जाम हो, ये जो है हरियाणा टेट का हो, एमपी टेट का हो, हर जगह यूपी टेट में हो, मतलब जितनी जगह जो है टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे यहाँ से टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इससे पहले जो मैंने एक टॉपिक अपलोड किया था वो राइट टू एजुकेशन पे था, तो ये भी आपके लिए रीड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार करते हुए चलिएगा। मैं पूरा जो है सीडीपी जो है एक टॉपिक टू टॉपिक वाइज कंप्लीट करा रहा हूँ। तो ये हमारा टॉपिक का चौथा नंबर जो है वीडियो है एक तरीके से, है ना। तो इसको जो है आप नोट्स जरूर बनाइएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको जरूर नोट करिएगा और इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपको दो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, प्लीज शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक अपने इस वीडियो को पहुंचाइएगा, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपको पूरे एग्जाम में देखने को मिलता है। मैंने सारा टॉपिक को जो है यहाँ पे जितने क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, भारत में पहली बार राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा कब तैयार की गई थी? तो देखिए, जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा जिसे कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये जो तैयार किया गया था पहली बार वो है 1975 में। ध्यान रखिएगा, पहली बार 1975 में तैयार किया गया था। और इसका काम क्या होता है? तो इसका जो काम है वो है प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम, मतलब सिलेबस जो है निर्माण जो है करना। ठीक है। और ये जो सिलेबस निर्माण करने वाली जो संस्था इसके अंतर्गत आती है वो कौन सी है? तो वो है यहाँ पे NCERT की मदद से जो है ये जो है तैयार किया गया है। तो यहां तक चीजें क्लियर करिएगा, मैं आगे जो है चीजें जो फैक्ट्स होंगे वो सब बताता चलूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अब तक जो है कुल कितने राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा दस्तावेज जो है बन चुके हैं? तो देखिए, यहां पे जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो अब तक बनाए जा चुके हैं उसकी टोटल संख्या है 4। अब वो 4 कौन से हैं? 1975 में जो है पहली बार जो है पहला जो है था, 1988 में जो है दूसरा था, उसके बाद 2000 जो है तीसरा था, तीसरा जो तैयार किया गया था, और 2005 में जो है ये अभी जो चल रहा है। ठीक है, तो ये जो 3 थे। एक और चीज इसमें नोट कर लीजिए कि 2005 वाला जो नेशनल फ्रेमवर्क था इसको तैयार ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी, जो अक्सर आपसे एग्जाम पूछता जाता है। तो 2005 वाला जो है इसकी अध्यक्षता की थी यशपाल शर्मा ने। ठीक है, तो यशपाल शर्मा ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहली जो है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा जो तैयार करने में कुल जो है कितने सदस्य थे? तो इसके जो सदस्य थे, सदस्यों की संख्या थी वो थी 38 थे टोटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि अभी इसके अध्यक्षता किसने की थी, तो प्रोफेसर थे ये यशपाल शर्मा। ठीक है, यशपाल समिति के जो है मतलब यशपाल समिति भी एक जो है इसमें जो है जानी जाती है, तो इसको भी हम आगे देख लेंगे। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर करते हुए चलिएगा, कुछ भी इसमें कंफ्यूजिंग नहीं है, बस आपको जो है रट लेना है एक तरीके से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो कि इंग्लिश का जो है टर्म है, इसमें करिकुलम जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? अब देखिए, यहाँ पे आम लोगों को लगेगा कि ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जो नॉर्मली जो है लगा सकते हैं, हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसमें हिंदी में, लेकिन नहीं, ये करिकुलम जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। आंसर होगा यहाँ पे 5वें का डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक है, रीड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थापना के वर्षों में समावेशी शिक्षा में वृद्धि करने के लिए NCERT द्वारा कौन सी नवीन सामग्री जो है विकसित की गई थी? देखिए, समावेशी शिक्षा एक तो टर्म है जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए पता। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सभी को जो है समान रूप से शिक्षा दी जाती है। अब सभी कौन है?
तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे सामान्य बच्चा भी हो सकता है ना, विशिष्ट बालक। तो सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को एक जो है गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो है ऐसी शिक्षा देना, सभी के बीच शिक्षा देना, ये इसमें जो है सुनिश्चित किया जाता है। तो समावेशी शिक्षा जहां पे सामान्य व्यक्ति और विशिष्ट व्यक्ति, बच्चा विशिष्ट कौन, जो दृष्टिबाधित हो, जिसको सुनाई ना देता हो, जिसको समझ ना आता हो, जिसका आईक्यू थोड़ा कम हो, है ना, जो पढ़ने में बहुत कमजोर हो, आर्थिक रूप से संपन्न ना हो, इस तरीके के जो है लोगों को हम विशिष्ट जो है बालक की श्रेणी में रख सकते हैं। तो ये दोनों जो है उस स्कूल में पढ़ते हो, तो ध्यान रखिएगा उस स्कूल में ये दोनों बालक पढ़ते हो, उसी क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। तो इनके लिए जो सामग्री विकसित की गई थी वृद्धि करने के लिए, समावेशी शिक्षा में वृद्धि करने के लिए एनसीईआरटी द्वारा, तो यहां पे बरखा जो है आंसर होगा, ये सामग्री, ऑप्शन यहां पे बी होगा। ये क्या था, तो ये जो सामग्री थी ये प्रारंभिक शिक्षा में दृष्टिबाधित, ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किसके लिए, तो दृष्टिबाधित जो है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो है इसमें सिफारिश की गई थी कि सुलभ सामग्री जो है प्रदान करना इसका मूल लक्ष्य था। सुलभ सामग्री का क्या मतलब होता है, ऐसी सामग्रियां जिसको दृष्टिबाधित बच्चा जो है महसूस कर ले, जैसे महसूस करने वाले चित्रों को प्रोवाइड करना, ऑडियो वाली चीजों को ज्यादा इस्तेमाल करना वीडियो की अपेक्षा, है ना, तो ऐसी चीजों का जो है इस्तेमाल करने की बात कही गई थी, ठीक है। तो बरखा नाम याद रखिएगा, ऑप्शन यहां पे बी है। नेक्स्ट, एनसीएफ जो है 2005 डैश डैश पर जोर देता है, तो ये किस पर जोर देता है, करके सीखने, रटने, समस्या हल करने। तो देखिए ये एक पेडागोजी का क्वेश्चन है, सामान्य सा क्वेश्चन है, जो कि हम सभी को पता है कि शिक्षा जो है रटने से हासिल नहीं हो सकती, समस्याओं को हल करने से आप जो है अपने तर्क और चिंतन जो है क्षमता को नहीं प्राप्त कर सकते, करके सीखने से जो है आप किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिकल चीजों को करते हैं, या अभी आप सबको पता है कि हम प्रैक्टिकल चीजों को करते हैं, तो हम स्वयं अपने हाथों मतलब हस्तलिखित सामग्रियों का प्रयोग करना, अपने स्वयं अनुभव से कार्यों को करना, प्रैक्टिकल में होता है अनुभव, और अनुभव जब होता है, इन्वॉल्व होता है, तो आप होंगे बार बार फेल पास, है ना, इस सब। तो इससे क्या होता है, आपकी जो है सीखने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है। तो इसलिए जो है हमेशा टीचर भी जो है करके सीखने पे हमेशा जोर देता है। तो आंसर होगा यहां पे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 ने सिफारिश की कि बच्चों की स्कूली शिक्षा डैश डैश से जुड़ी होनी चाहिए, तो वार्षिक परीक्षाओं से जुड़ी होनी चाहिए। तो मैंने आपको कई बार सीटेट के एग्जाम में टैगवर्ड्स बताए हैं। देखिए परीक्षाओं जो है, परीक्षाएं बार बार आयोजित करने से बच्चे के अंदर जो है कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं आती है, ठीक है। हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा फेल हो रहा है, पढ़ नहीं रहा है, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। उससे तभी होगा जब वो बाहर जो है स्कूल के बाहर के परिवेश से जुड़ेगा। स्कूल में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको बाहर के परिवेश से जोड़ना, और जो भी घर में वो सीख रहा है उसको इंटरनली जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो ये इसका मूल जो है लक्ष्य होना चाहिए। यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य जो है क्रम विकास का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। तो यहां पे विकास का मार्गदर्शक जो सिद्धांत नहीं है वो विद्यालय के ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये विकास का मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाता है। उसका ये सुनिश्चित करना कि शिक्षण जो है रटने की पद्धति से हट जाए, ये भी जरूरी है, क्योंकि देखिए रटने से जो है विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, है ना। रटने की पद्धति से हमें बाहर निकलना होगा, हमें समझ वाली पद्धति समझनी होगी, समझ करके पढ़ना, है ना, स्वयं से करके जो है सीखना, है ना, अनुकरण माध्यम से सीखना, बार बार ऑब्जर्व करना चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें, परीक्षाओं को आसान बनाना ये मार्गदर्शक नहीं माना जाता। मतलब अगर आप कोई टेस्ट ले रहे हैं बच्चे का, तो उसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बना दे दीजिए बच्चों को। सिंपल क्वेश्चन दे देंगे तो क्या आप जो है उससे जो है एक बच्चे का जो है बेहतर जो है डेवलपमेंट हो सकता है, उससे क्षमता डेवलप हो सकती है, बौद्धिक क्षमता नहीं हो सकती ना। तो आंसर यहां पे जो गलत है वो सिद्धांत नहीं होगा, वो है ऑप्शन सी, बाकी सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी पढ़ाने का मूल उद्देश्य क्या है। तो ये किस के अंतर्गत आएगा। तो देखिए अंग्रेजी पढ़ाने का उद्देश्य होता है कि बच्चों में बहुभाषिता डेवलप करना। तो देखिए बच्चा जब स्कूल आता है तो एक मातृभाषा के साथ आता है, मातृभाषा कह लीजिए या फिर उसको कह लीजिए क्षेत्रीय भाषा, है ना, जो उसकी क्षेत्र की भाषा होगी उसको जो है सीख करके आता है, और उसी को जो है उसी के आधार पर जो है वो अपना जो है मतलब विद्यालय में एजुकेशन प्राप्त करना शुरू करता है। तो टीचर का उद्देश्य होता है कि वो जो भी उस समय के एजुकेशन के माहौल के हिसाब से जो भी भाषा चलती है, तो बच्चे के अंदर बहुभाषिता को डेवलप करना,
तो एटलीस्ट कम से कम बंदा को जो है क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ एक अन्य भाषा का भी ज्ञान कराना चाहिए, ठीक है। तो अंग्रेजी करा सकते हैं, कुछ अन्य और भी भाषा है, पंजाबी है ना, गुजराती है ना, मराठी, ये सब भाषाओं का भी जो है कराना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के अनुसार एक टीचर की भूमिका होनी चाहिए। तो एक टीचर की किस तरीके की भूमिका होनी चाहिए? अनुमोदक, सुविधादाता, आधिकारिक जो है तानाशाह की, तानाशाह तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ पे जो आंसर है, जो टीचर की भूमिका होती है वो सुविधादाता, क्योंकि टीचर ही है जो सुविधाएं प्रोवाइड करेगा बच्चों को पढ़ने जैसी संबंध में, ठीक है। वो सुविधा क्या होगी? बच्चे को क्वेश्चन पूछेगा तो टीचर जवाब देगा, बच्चे से ऐसे प्रगतिशील क्वेश्चंस पूछेगा, बच्चे के जो है एक जो है मॉनिटर करेगा कि कौन सा बच्चा जो है, एक तरीके से बच्चे की जो है पोर्टफोलियो तैयार करेगा, है ना। फोलियो तैयार करेगा तो बच्चे के पॉजिटिव और निगेटिव स्टम्प्स होंगे, है ना। तो उसी के आधार पे बच्चे का जो है उसका मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है टीचर के अंदर होती हैं, तो इसलिए सुविधादाता के रूप में जो है इसकी भूमिका होनी चाहिए। आंसर है यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम विकास के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों में शामिल है। तो यहाँ पे कौन से मार्गदर्शक सिद्धांतों में शामिल है? तो ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, तो ये बिल्कुल सही है, ये सिद्धांत में शामिल है। ये सुनिश्चित करना कि अधिगम को कंठस्थ विधि से दूर रखा जाए, ये भी मैंने अभी आपको कराया है। पूरे पाठ्यक्रम को समृद्ध करना, ये भी बिल्कुल सही है। विकलांगता से चिकित्सा मॉडल के साथ सहसंबंध करना और प्रमुख जो है संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करना। तो यहां पे देखिए आंसर जो मार्क प्रशिक्षित करने वाला है वो ए और बी और सी है, बाकी सभी आंसर्स यहां पे गलत है। तो आंसर हो गया यहां पे ए बी सी, यहां पे डी है, ठीक है। 12वें का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 का विचार डैश डैश से जो है प्राप्त होता है। तो ये विचार जो है किससे प्राप्त होता है? तो आंसर है ये है रचनावाद से। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहां पे सी होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है। तो इस ज्ञान के स्कूली वातावरण से जोड़ना, या फिर कह लीजिए कि रटंत्र प्रणाली से मुक्त होना, या फिर परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल जो है बनाना। तो ये इसमें अगर देखिए, वैसे तो मैंने आपसे कहा था कि परीक्षा को अपेक्षाकृत जो मार्गदर्शक के रूप में नहीं जाना जाता, लेकिन यहाँ पे चूंकि 3-4 ऑप्शन ये एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ये एग्जाम में पूछा गया है, या हो सकता है कि सीटेट के एग्जाम में, जहां तक मुझे याद है कि सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। तो यहां पे देखिए 3 ऑप्शंस आपको जो है दिए गए हैं, और 3 में से तो 2 तो आंसर हमें 101% पता है। तो यहां पे सी आंसर को जो है हमने अभी पहले क्वेश्चन में लॉक नहीं किया है, तो पर यहां पे देखना है, तो हमें यहां पे आंसर डी ही समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है, सही नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ सही नहीं है? 15वें का यहाँ पे होगा सभी बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरीके से सीखते हैं। देखिए हम सभी को पता है कि हर बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसकी गति अलग होती है ना। कोई तेजी से सीखता है, कोई धीमे सीखता है ना। किसी का आईक्यू लेवल अलग होता है ना। किसी की सीखने की क्षमता अलग होती है, क्योंकि विकास की जो प्रक्रिया होती है कोई समान नहीं होती है ना, निरंतर चलती है लेकिन समान नहीं होती, सबके लिए अलग अलग होती है। तो एक स्तर से नहीं सीखते, कुछ बच्चे बहुत तेजी से सीख लेते हैं, कुछ बच्चे पहले से ये सीख के आए होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट समझ गए। नेक्स्ट, बिना बोझ के शिक्षा जो है मुख्य फार्मूला है किसका? तो बिना बोझ के शिक्षा वाला जो मुख्य फार्मूला है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार है। इसका एक पूरा प्रॉपर वीडियो मैंने बना रखा है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, क्योंकि रीड का एग्जाम आप देने जा रहे हैं और इस टॉपिक को कवर नहीं किया तो समझ लीजिए 1 से 2 क्वेश्चन आप जो है हाथ धो बैठते हैं। मतलब आपको हो सकता है कि ये 2 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएं, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मैंने रीड आरटीई में कराए हैं, तो उसको जरूर देखिएगा। दूसरी एक और बात है यहां पे समझने वाली कि एनसीएफ 2005 में जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो है यशपाल समिति, जो कि मैंने आपसे अभी भी बताया था, पहले भी बताया था कि यशपाल शर्मा थे, 2005 की अध्यक्षता की थी इन्होंने। तो यशपाल समिति जो है इसका गठन तो बहुत पहले हुआ था, तो 1993 में, नोट कर लीजिए 1993 में एनसीएफ के अंतर्गत यशपाल समिति ने बिना बोझ की शिक्षा की वकालत की थी। तो किस समिति ने जो है बिना बोझ की शिक्षा की वकालत की थी? यशपाल समिति ने 1993 में बिना बोझ वाली शिक्षा की जो है
वकालत करी थी। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक होती है, किस चीज़ की होती है? नेता, मूल्यांकनकर्ता, सूत्रधार की। तो आंसर है सूत्रधार की। ठीक है, सुधारकर्ता मैंने जैसा आपको बताया था। देखिए एक कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन उसके ऑप्शंस जो है डिफरेंट डिफरेंट भाषा में दिया जाता है, लेकिन उस क्वेश्चंस का जो मीनिंग होता है, हिडन मीनिंग होती है, वो नहीं छुप सकता। होगा वही आंसर जो हर, बस उसका भाषा आप बदल दोगे ज़्यादा से ज़्यादा। एनसीएफ वाली जो है, एनसीएफ 2005 का निर्माण करने वाली जो है संस्था कौन सी थी? तो ये संस्था थी एनसीईआरटी। मैंने पहले भी बताया था कि इसका जो निर्माण करने वाली संस्था थी वो एनसीईआरटी थी। ठीक है, नेक्स्ट, शून्य पाठ्य चर्चा क्या है? तो शून्य पाठ्य चर्चा वो होती है जिसमें जो है टीचर कुछ नहीं सिखाते हैं। तो हो सकता है कि टीचर पढ़ाते वक्त ऐसे टॉपिक्स छोड़ देता हो जो टीचर को लगता हो कि ये काम का नहीं हो, है ना, या क्लास में जो है एक्टिव मोड में नहीं रहता हो, सिखाने के वाले मोड में रहता हो, तो वो होती है शून्य पाठ्य चर्चा। टीचर आया क्लास में और बैठा रहा, बतियाया और चला गया। आमतौर पर सरकारी स्कूल के टीचर ऐसे ही करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप भी जब टीचर बनेंगे तो आपका मूल उद्देश्य होना चाहिए कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, सिखाना है, ना कि ये कि जो है यहाँ से ऊन लेके जाओ और वहाँ स्वेटर बिनो, या मटर लेके जाओ मटर छिलते रहो, या कुछ अन्य काम करते रहो, या सो गए जा करके। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मूल यहाँ पे जो शून्य पाठ्य चर्चा का मूल उद्देश्य होता है, पाठ्य चर्चा जो टीचर द्वारा नहीं सिखाते हैं, या छोड़ देता है टीचर, या उसको लगता है इंटरेस्ट नहीं है, या उसको लगता है ये टीचर में, ये बच्चों में बड़ा मेहनत करना पड़ेगा इसको सिखाने में, ऐसी चीज़ों को। जो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए मैं इसी को ढूंढ रहा था कि ये क्वेश्चन कहाँ गया, मैंने नोट किया था। तो एनसीएफ 2005 ने कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य जो है नहीं देने की सिफारिश की। मतलब क्लास वन और क्लास 2 तक जो है नो होमवर्क जो है पॉलिसी थी, नो होमवर्क पॉलिसी जो है अपनाई गई है। उसके बाद क्लास 3 से क्लास जो है 5th तक की जो बात कही गई है, उसमें जो है कितने जो है मतलब घंटे का होमवर्क की बात कही गई है। तो यहाँ पे जो बात कही है 3 से, तो ये सप्ताह में 2 घंटे का कार्य जो है मिलना चाहिए। सप्ताह में, एक सप्ताह में टोटल 2 घंटे का कार्य की जो है निर्धारण की गई। अब अगर बात करें माध्यमिक स्तर जिसे कहते हैं 6 से 8 तक की बात करें, तो इसमें कहा गया है सप्ताह में 4 घंटे की जो है वकालत की। कितने? सप्ताह में 4 घंटे की, मतलब डेली जो है 1 घंटे से भी कम का जो है वर्क होना चाहिए। ठीक है, ये बात कही गई। तो यहां पे जो आंसर है कक्षा 3 में सप्ताह में कितने घंटे की बात हुई है, तो कक्षा 3 के लिए जो है 2 घंटे की बात हुई। तो ऑप्शन यहां पे होगा बी। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार डैश डैश एक सामान्य पहलू है जो बच्चों के लिए शारीरिक असुविधा है। तो यहां पे जो सामान्य पहलू है और बच्चों के लिए एक शारीरिक असुविधा है, तो 21वें का जो आंसर है वह अत्यधिक भार युक्त स्कूल बैग, ये शारीरिक असुविधा है। आंसर होगा यहां पे डी। ठीक है, तो क्योंकि पहले ही जो है यशपाल समिति ने 1993 में बिना बोझ वाली शिक्षा की जो है वकालत की थी, तो उसको फॉलो किया जा रहा है यहां पे। आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ जो एनसीईआरटी 2000 द्वारा विकसित स्कूली शिक्षा के लिए डैश डैश के ने जो है पहले नाम कार्य अनुभव के बजाय एक नया नाम जो है कार्य शिक्षा दिया है। ये कौन सा नाम कार्य दिया था? तो पहला जो नाम कार्य था वो था यहाँ पे अनुभव के बजाय जो है स्कूली शिक्षा जो है यहाँ पे पहले कार्य अनुभव की जो है यहाँ पे दिया था। अब जो है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा दिया गया। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने चरित्र में डैश डैश और डैश डैश है। तो देखिए अधिगम जो होता है वो अपने चरित्र में सक्रिय होता है और सामाजिक होता है। निष्क्रिय तो हो ही नहीं सकता और सरल जो है हो नहीं सकता, क्योंकि अधिगम प्रक्रिया इतनी भी सरल नहीं जितनी ये लिखी गई है। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन यहाँ पे ए। ठीक है, तो सक्रिय एक्टिव रूप में सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि कमरे में बैठे हैं और सोचें कि सीख जाएंगे, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। इनएक्टिव मोड में बेड में सो करके नहीं सीख सकते, है ना। कूप मंडूक कुएं के मेढक नहीं बनना है। बाहर निकलोगे, जीवन देखोगे, लोगों से मिलोगे, सामाजिक रूप से उठोगे बैठोगे, तो वहीं से सारा चीज़ जो है सीखेगा। वाइगोस्की भी कहते हैं कि व्यक्ति के बौद्धिक विकास के लिए जो है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश होना बहुत ज़रूरी है।
और ये हम सभी को पता है कि हर बच्चे का अपना डेवलपमेंट होता है। जो बच्चा शहर में रहता है, जो बच्चा लोगों से घुलता मिलता है, जिसके पेरेंट्स लोगों से मिलाते हैं, बतियाते हैं, है ना, जिसके पेरेंट्स बच्चे से ज़्यादा बात करते हैं, उसका सामाजिक विकास अलग होगा। और जिस बच्चे का जो है माता पिता बच्चे से बात नहीं करते, दब्बू किस्म के रखते हैं, डांटते धमकाते रहते हैं हर वक्त, है ना, तो वो बच्चे का सामाजिक विकास अलग होगा। तो यहाँ पे इसी चीज़ को जो है डिफाइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 का संशोधित दस्तावेज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो ये जो मतलब संशोधित दस्तावेज था, इसको रविंद्रनाथ टैगोर जी के डैश डैश निबंध से प्राप्त किया गया। तो देखिए रविंद्रनाथ जी के जो टैगोर जी का जो निबंध था, वहां से इसकी जो है एक टैगलाइन दी गई थी, उसे जो है कहां से निकाला गया है। तो पहले तो उसको जान लेते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर का कौन सा निबंध था। तो 24वें का आंसर था सभ्यता और प्रगति। ध्यान रखिएगा, सभ्यता और प्रगति के निबंध से प्राप्त किया गया, संस्कृति नहीं है यहाँ पे, ना बच्चों का भविष्य निर्माण है, या इनमें से कोई नहीं, आंसर है सभ्यता और प्रगति। ठीक है, यहां से जो है निकाला गया है। उसके बाद जो ये रविंद्रनाथ टैगोर हमें याद दिलाते हैं कि सृजनात्मकता और उदार जो है आनंद बचपन की कुंजी है। इस चीज को नोट कर लीजिए, हो सकता है रीट के एग्जाम में ये लाइन दे दे। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पॉइंट लाइन को भी याद रखिएगा कि ये लाइन जो है कहां से ली गई है। इस तरीके से आपसे बहुत चीजें पूछ सकता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर की है सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य चर्चा के विकास के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 द्वारा प्रस्तावित सिद्धांतों में से एक है। तो यहाँ पे जो 25वें का आंसर है वो सिद्धांत है परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना और उन्हें कक्षा के जीवन के साथ एकीकृत करना, या ना कि ये सुनिश्चित करना कि छात्रों को जो है तनाव को दूर करने के लिए अधिगम में जल्दबाजी ना हो, ये चीज को नहीं, या फिर विषय वस्तु में विवादास्पद जो है संदर्भों का निवारण सुनिश्चित करना। आंसर है ऑप्शन यहां पे ए। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे असफल नहीं होते, वे स्कूल की असफलता को दर्शाते हैं। तो आप इस बात से कैसे सहमत, कितनी तरीके से, पूरी तरीके से सहमत है, दृढ़तापूर्वक सहमत है, असहमत है, या दृढ़तापूर्वक असहमत है? आंसर है यहाँ पे 26वें का ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। हम इस बात से पूरी तरीके से सहमत है, क्योंकि बच्चा जो है जब स्कूल आता है तो कुछ सीखने के लिए आता है, और अगर बच्चा फेल हो रहा है, असफल हो रहा है, किसी चीज़ को नहीं समझ रहा है, इसका मतलब है कि आपने वो सारे तरीकों को उस बच्चे के साथ नहीं अपनाया है, नहीं यूज़ किया है, जिसकी वजह से वो चीज़ें नहीं जान पा रहा है। ठीक है, हर बच्चे की अपनी काबिलियत होती है, और इस बात का पता होना एक टीचर को बहुत ज़रूरी है कि कौन सा बच्चा किस माध्यम से सीखना जो है, किस माध्यम से सीखना आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी तरीके से हम इस बात से सहमत है। 26वें का ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। ECCE स्तर पर राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा ने किस जो है पर जो है बल दिया था? तो यहाँ पे जो 27वें का आंसर है ये समग्र विकास पर बल दिया था। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। ठीक है, NCF जो है 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए कुल होमवर्क समय की जो है सिफारिश करता है। तो यहाँ पे जो है टोटल होमवर्क जो है समय की सिफारिश हो रही है 28वें का, ये है प्रति जो है 2 घंटे का। ध्यान रखिएगा, 2 घंटे का। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए कुल होमवर्क का जो है घंटा निर्धारित किया गया है 2 घंटे का, प्रतिदिन 2 घंटे। ठीक है, मतलब सप्ताह में 14 घंटे का। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को सम्मिलित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो कला शिक्षा को जो है सम्मिलित करने का मूल उद्देश्य था तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि, बिल्कुल भी नहीं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो है ऐसे सब्जेक्ट से आएगा जैसे साइंस पढ़ना, मैथमेटिक्स जो है, केमिस्ट्री जो है, इन चीज़ों से जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सकता है, कला से नहीं। कला से जो है क्रिएटिव माइंडेड का बनता है ना, सृजन करने का जो है क्षमता का विकास होता है। तो यहाँ पे सांस्कृतिक विरासत की सराहना आंसर होगा सही। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, बालकों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, ये कथन का संबंध है। तो जीवन के बाहर से जोड़ा जाना चाहिए, तो ये जो है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के जो है कथन से संबंधित है। ये मैंने पहले भी जो है बताया है ये आपको पॉइंट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या कह लीजिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा के संबंध में जो क्वेश्चंस थे, बनते थे, वो सभी जो है मैंने यहाँ पे करा दिए हैं। बहुत ही सामान्य से क्वेश्चंस हैं, 2-4 क्वेश्चन ही, एक टोटल मुश्किल से लगता है 5 से 10 क्वेश्चन होंगे जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं,
है ना, जो आपको तैयार करके चलना पड़ेगा। बाकी तो पेडागॉजी है, आपने इतना पेडागॉजी आपको समझ में आती है कि टीचर की क्या भूमिका होती है ना, किस तरीके की शिक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए, क्या क्या टीचर को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें सामान्य रूप से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, जो आपको बिल्कुल पता होगा अगर थोड़ा सा भी चिंतन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करते जाइएगा। लाइक है 20 लाइक्स का टारगेट है। लाइक्स मोटिवेशन के लिए और किसी और मूल उद्देश्य से नहीं होता है। इससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि थोड़े से कुछ बच्चों को जो है एटलीस्ट कम से कम ये वीडियो अच्छा लगा है, क्योंकि इससे आगे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको। बाकी बताने के लिए तो मैं दुनिया जहां की क्या ना बातें बता दूं इस टॉपिक में, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, अपना समय होगा बर्बाद और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप तैयार कर लीजिए, नोट्स बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए भी जाइएगा, ताकि अगर आगे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो कोई बात नहीं, फिर लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट वीडियो समाप्त होता है। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।